नाजरीन, आज के स्टोरीज़ ऑफ साइंस फ्रॉम इस्लामिक पास्ट के इस एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और हम ये चाहते हैं कि ये एक तवील अरसे तक, उस वक्त तक जब तक मुझे अच्छी और मुनासिब वाक़यात और कहानियाँ मिलती रहें इस तारीख़ से, मैं ये जारी रहे और मैं आपको इनसे मुस्तफ़ीद करता रहूं। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक़ भी तकरीबन उसी ज़माने से है, यानी 8वीं सदी ईस्वी, रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद के कोई 150 साल के बाद का ज़माना है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें कि महज साइंस नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ उलूम ने बड़ी तरक्की करनी शुरू कर दी थी और बरगुबार आने लगे थे और बड़े टॉप के नाम उस ज़माने के आज की तारीख़ में मिलते हैं। बल्कि साटन ने, जो हिस्ट्री ऑफ साइंस का बहुत बड़ा मौर्रिख है, उसने ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी तक जो हर सदी के जो टॉप के साइंटिस्ट हैं, उनमें हर सदी में कोई न कोई अरब, कोई न कोई मुसलमान साइंटिस्ट का नाम लिया है। और उसके बाद भी ये साइंस जारी रही, लेकिन फिर ये हुआ कि जब यहाँ अच्छे साइंटिस्ट थे तो यूरोप में भी अच्छे साइंटिस्ट होने लगे। गोया वो चीज़, जो प्रेस्टीज थी, वो शेयर होने लगी थी। आज जिस शख्सियत के बारे में हम तस्करा करना है वो अल-जाहिज़ हैं। अल-जाहिज़ बेसिकली एक नोन है एज ए ज़ूलॉजिस्ट, इल्मुल हैवान से मुतालिक। तो वैसे तो उस ज़माने के जितने ये उलमा थे, माहिरीन थे और साइंटिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे, वो मुख्तलिफ़ मैदानों में एक्सपर्टाइज़ रखते थे, मुख्तलिफ़ मैदानों में उनके काम मिलते हैं। आप देखें कि 15-15, 20-20 ब्रांचेज़ हैं नॉलेज की जिसमें इन लोगों ने काम किया और अपने ज़माने के एतबार से मेयारी तसनीफ़ात इन्होंने छोड़ी हैं। तो ये इसकी बुनियादी वजह जहाँ तक मैं समझा हूँ ये है कि कुरान करीम में जिस तरह से उस वक्त के लोगों के जहनों को नर्चर किया था, वो बड़े एक इंसाइक्लोपीडिक शख्सियतें पैदा होना थी उसके नतीजे में। एक तो बात कुरान ने ये कही थी कि गौर व खौज करो, और एक दो जगह नहीं, सैकड़ों जगह पर कुरान ने लोगों को उभारा था कि वो जो कुछ हो रहा है अराउंड फितरत में या उनके अंदर या और कहीं भी, उस पर गौर खौज किया कि तफक्कुर व तदब्बुर करें। तो ऐसी शख्सियतें पैदा होने लगीं जो कि सोचते थे, गौर करते थे, सवाल करते थे। तो एक तो वजह ये थी। दूसरी कि ख़ुद कुरान के अंदर कंटेंट इस तरह का है कि आप अगर आप मुताला करना चाहें तो बहुत से नए नए, बल्कि आज के मौज़ूआत भी कह सकते हैं कि इसमें ऐसे इशारे मिलते हैं जिनको बुनियाद बनाकर आज का कोई डिसिप्लिन जैसा कि जन्म ले रहा है। तो गोया कि ये लोग जो इंटरेस्ट रखते थे, जो लोग इस ज़माने के 8वीं सदी ईस्वी के लोग, तो इसमें ये दो फैक्टर रहे थे कि शख्सियतें महज किसी एक ब्रांच के एक्सपर्ट बन के नहीं रही थी, बल्कि ये इंसाइक्लोपीडिक इनकी नॉलेज थी और इंसाइक्लोपीडिक नेचर और इस तरह की इन्होंने जो तसनीफ़ात छोड़ी वो इसी तरह की थी। तो अल-जाहिज़ का नाम मैंने लिया। अल-जाहिज़ बुनियादी तौर पर एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनके काम और मैदानों में भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इनका ताल्लुक़ वैसे तो ईस्ट अफ्रीका से था और इनके दादा वहाँ से हिजरत करके बसरा में आके बसे थे। और ये जो ज़माना है ये असल में ये अब्बासाइड्स का ज़माना है, अल-मामून और हारून रशीद और अल-मामून का ज़माना, जिन्होंने वहाँ पर ये बैतुल हिकमा कायम कर लिया था। बड़ा गोल्डन पीरियड था इस्लामी फ़िक्री इर्तक़ा का और साइंटिफिक और फ़लसफ़ियाना फ़लसफ़े में इर्तक़ा का। तो उस ज़माने में ये पैदा हुए। दादा इनके ईस्ट अफ्रीका के थे, बसरा में आके बसे। ये स्याह रू थे, यानी इनका रंग काला था, अफ्रीका से आए थे। और दूसरी बात यह कि बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके बारे में मालूम है कि ये बसरा में एक कैनाल थी, उसके किनारे पर जाके बैठ जाते, वहाँ से मछलियाँ शिकार करते और लोगों को सेल करते। इनकी जो तालीम और इल्म का जो शौक़ पैदा हुआ, वो बेसिकली मसाजिद में जो बड़े बड़े मुफक्किरीन और उलमा उस वक्त के आके तकरीरें करते थे, उनसे इन्होंने इल्म सीखा, इल्म का ज़ौक़ पैदा हुआ। और फिर ये इस हद तक बढ़ा कि एक वक्त ऐसा आया कि इनको महसूस हुआ कि अब बसरा काफ़ी नहीं है, बल्कि ही शुड मूव ऑन टू
बगदाद, जहाँ के बैतुल हिकमा कायम था। तो ये बगदाद चले गए फिर, और बगदाद में जो लोग अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि अल-जाहिज़ एक अच्छे अरबी अदीब भी थे, एक बहुत अच्छे मेयारी नस्र निगार भी थे, और न सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि इसमें भी मैदान में काम था। उन्होंने बहुत किताबें लिखी, यानी उनकी किताबें लेक्सिक इल्म लुगात पर हैं, रिटोरिक पर हैं, और फ़लसफ़े पर हैं, और साइकोलॉजी पर हैं, वगैरह वगैरह। जाने कितने इनके मौज़ूआत हैं जिन पर इन्होंने काम किया है। और ज़ाहिर है कि उस ज़माने में जो साइकोलॉजी और तारीख़ और कलाम, इल्म लुगात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अरबी ग्रामर, कहा जाता है कि इनकी किताबें तकरीबन 200 किताबें इन्होंने लिखी। लेकिन आज जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 किताबें आज इनकी मिलती हैं, बाकी बर्बाद हो गई, मौत के साथ साथ वो ख़त्म होंगी। लेकिन इनकी जो मशहूर किताब है वो इल्मुल हैवान है, द बुक ऑफ एनिमल्स। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, बुक ऑफ एनिमल जो है बेसिकली इसमें 350 एनिमल्स का तस्करा है। इसका उन्होंने मुताला किया है, उनके सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीरें भी शाया की हैं उसके अंदर, और उसके साथ साथ उनकी जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, जो फूड चेन है, वगैरह वगैरह, उन्होंने उसका उसमें तस्करा किया है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नतीजे इन्होंने निकाले थे, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने इन सब का मुताला, इन जानवरों का मुताला करने के बाद कुछ नतीजे निकाले जो सरप्राइजिंगली बाद में जब डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश किया, उससे वो बहुत सी टर्म बिल्कुल वही टर्म्स हैं जो कि डार्विन ने इस्तेमाल की थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जानवरों का जो इर्तिका होता है इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। नाउ नेचुरल सिलेक्शन वी नो इट कि ये खालिसतन डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एक इस्तिलाह है, इसमें इस्तेमाल की गई है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा फिट होने की पोजीशन में होता है वही सर्वाइव कर पाता है। ये भी पूरी इस्तिलाह ये जो है ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में है। फिर एक और बात डार्विन ने भी कही जो पहले इन्होंने कही थी, वो कहा उन्होंने कि माहौल का असर होता है जानवरों के इर्तिका पर। जानवर, कौन से जानवर बचेंगे, कौन से जानवर नहीं बचेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे बहुत से जानवर ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें माहौल, जो इन्वायरमेंट है, उसका रोल है। और एक और बात बड़ी अच्छी कही थी उन्होंने कि पूरी एक फूड चेन का इन्होंने मुताला किया कि जानवर क्या खाते हैं, और फिर यानी फूड चेन का मुताला करके उन्होंने एक नतीजा निकाला। और उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी, एक मिसाल देते हुए मच्छर की। उन्होंने कहा कि मच्छर को ये बात मालूम है कि उसकी ग़िज़ा खून है, जहाँ भी जाएगा वो खून की तलाश करेगा। चुनाचे अगर ये उन्होंने लिखा है, अगर उसको रास्ते में कोई हाथी मिल जाता है या हिप्पोपोटामस मिल जाता है, तो गो कि उनकी जो खाल है, स्किन है, बहुत मोटी होती है, लेकिन मच्छर उसको इतना पियर्स कर देता है, इस हद तक पियर्स करता है कि उसका डंक खून तक पहुंच जाता है और अपनी ग़िज़ा लेके वहाँ से उड़ जाता है। जब वो उड़ता है तो अल्टीमेटली वो भी किसी का शिकार हो जाता है, यानी वो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ मक्खियाँ होती हैं जो उसको खा लेती हैं, जो उसकी तलाश में होती हैं कि एक कोई चीज़ आएगी जिसके अंदर उनकी ग़िज़ा है। तो ये तमाम जानवरों को मालूम है कि उनकी ग़िज़ा क्या है, कहाँ से उनको मिलनी है, वो उसको हासिल करेंगे और अल्टीमेटली वो किसी का शिकार हो जाएंगे, ये भी उनके अंदाज़ा होता है। जैसे हर इंसान को मालूम है कि उसको एक बार एक मरना है, लेकिन वो मरने के लिए तैयार नहीं, उसके बचने की कोशिश करता है। ऐसी मक्खी, मच्छर और सब कीड़े मकोड़े जानवर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे नो इट वेरी वेल कि उनकी ग़िज़ा कहाँ है, कहाँ से हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है, ये उनकी इंस्टिंक्ट का एक हिस्सा है। तो ये उसने कहा कि इस तरह से ये एक चेन है। कुछ जानवर दूसरे लोगों को अपने अंदर से ग़िज़ा फराहम करते हैं, वो जानवर कहीं और पहुँचते हैं तो वो ख़ुद ग़िज़ा दूसरे के लिए फ़राहम करते हैं। ये पूरा सिलसिला उन्होंने कहा कि पूरी कायनात में सिलसिला जारी रहता है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो आज भी हम इसी तरह से सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें तो उसकी फाइनल डिटेल से यकीन में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन बहरहाल फ़िक्र यही है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। डिपेंड न सिर्फ एक दूसरे के काम आने के लिए बल्कि बाद चीज़ें ग़िज़ा बन जाती हैं दूसरे जानवरों की। ये सब इनके इंस्टिंक्ट में दाखिल है, ग़िज़ा हासिल करना अपनी जैसी स्पीशीज़ से और फिर अपनी किसी जैसी स्पीशीज़ का शिकार हो जाना। ये बात उसने ऑब्ज़र्व किया। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो इन्होंने
इनकी ये किताब ये तो मशहूर हुई, बुक ऑफ एनिमल्स, किताबुल हैवान। किताबुल हैवान इत्तफाक मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, मालूम होता है कि किसी ने कितना कीनली ऑब्जर्व किया है जानवरों को। दूसरी किताब उन्होंने लिखी, उसका नाम था बुखला। बुखला निकला है बुखल से, बुखल मीन कंजूस, माइजर। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये एक अच्छे नस्र निगार भी थे। तो जाहिर है कि इन्होंने अपने जो कंटेम्प्रेरी बहुत से लोग थे जिनको जानते थे, तो उनके ऐसे वाक़यात इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन से वाबस्ता लोग, जो उनकी जो वेल्थ की तरफ जो उनका माइजरी जो एटीट्यूड है वो उसका इजहार करते थे। वह उनके एक करैक्टर का एक हिस्सा था। तो वह एक लाइटर आस्पेक्ट उन्होंने लिया और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसमें जो बात मेरे लिए इंटरेस्टिंग वो ये है कि अल-जाहिज़ ने अपने एक कंटेम्प्रेरी, अपने ही जैसे एक मारूफ दूसरे शख्स अल-किंदी के लिए का वाक़या बयान किया है। अल-किंदी एक बहुत मशहूर फ़िलासफ़र हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि आलम इस्लाम के अव्वलीन फ़िलासफ़र हैं, तो ये शायद बेजाना होगा, और बहुत मरूफ शख्सियत हैं। तो इनका एक वाक़या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि अल-किंदी जो थे बड़े ख़ासे रिच आदमी थे, दौलतमंद आदमी थे। बड़ा वसी मकान था उनका, और उसके बहुत से खाली हिस्सों को वो ज़रूरतमंदों को किराए पर दे दिया करते थे। तो एक फ़ैमिली उसमें उनके यहाँ रहती थी जो कि 6 अफराद पर मुश्तमिल थी। तो और उनसे उन्होंने तय किया था कि 30 दिरहम हर महीने वो किराया अदा करेंगे। एक दिन ये हुआ कि अल-किंदी बड़े नाराज़ उनके यहाँ पहुँचे और डांट डपट की और कहा ये कि मैंने तुमको किराएदार रखा है अपने यहाँ, तुम्हें ये क्या हक़ पहुँचता है कि तुम अपने यहाँ किसी को किराएदार रख लो। क्योंकि शायद उसी मकान में जितने से वो किराया देते थे उसी में रखा होगा उन्होंने, इसलिए उनको इतराज़ हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। बहुत कुछ सुनाई, बुरा बुरा सुनाया। अल्टीमेटली कहा कि ठीक है, आप 10 दिरहम बढ़ा दीजिए इन लोगों के, 10 दिरहम बजाय 30 के 10 दिरहम हमें आप किराया दिया करें, तब ये बात सही होगी। और जब ये मामला तय हो गया, जाने लगे, तो इन्होंने लिखा है अल-जाहिज़ ने कि उन्होंने ये एक लेक्चर भी पिला दिया उनको कि ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं किस तरह परेशान रहते हैं टेनेंट्स की बिना पर, टेनेंट्स के इसी तरह के रवैयों की बिना पर। तो इस पूरे वाक़े को उन्होंने एक एक्ट ऑफ माइजरी में शामिल किया है, क्योंकि हम समझ सकते हैं मुमकिन है कि ये एक बहुत ज़्यादा शार्प एक बिजनेसमैन का भी एक्ट हो सकता है, लेकिन बहरहाल पैसे के तय उनका एक रवैया था। अल-किंदी एक बहुत मशहूर शख्सियत है, और जैसे कि क्योंकि उनका नाम आ गया है तो मैं तारुफ़ करा दूँ। ये समझिए कि फर्स्ट फ़िलासफ़र माने जाते हैं हमारी तारीख़ के अंदर, और उन्होंने जो जिसको उनका मौजू है बेसिकली वो ऑन द फर्स्ट फ़िलासफ़ी, बल्कि उन्होंने किताब भी लिखी, उनकी जो किताब मारूफ़ है ऑन द फर्स्ट फ़िलासफ़ी, पहली फ़िलासफ़ी किताब। उन्होंने 242 उनकी तसनीफ़ात हैं, ज़ाहिर है बहुत कम मिलती हैं, जिसमें शामिल है एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स और फ़िज़िक्स, मौसमियात, ऑप्टिक्स, इल्म तिब और फार्माकोलॉजी, ज़ूलॉजी, ज्योग्राफ़ी और मिनरल्स, मौसीकी और सियासत। इन तमाम मौज़ूआत को उन्होंने अपना मौजू बनाया है, इस पर किताबें लिखी हैं। अब हमें नहीं मालूम कितनी किताबें उनकी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत कम बाकी रह जाती हैं। तो ये बात मालूम होना चाहिए कि अल-किंदी का ताल्लुक़ कूफ़ा से था, और ये भी ज़ाहिर उसी दौर के थे जिस दौर में बैतुल हिकमा कायम हुआ था। बैतुल हिकमा के असरात बड़े गहरे थे। तो मैं दोस्तों ये बताना ये चाहता हूँ, इन 2 शख्सियतों का मैंने तारुफ़ कराया, ये अपने वक्त के बहुत बड़े लोग थे, और जैसा कि तारीख़ में मुरतब हुए उनका बड़ा नाम हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस अज़ीमुश्शान साइंसी कल्चर और साइंसी दुनिया के दरमियान हम और आप रहते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा से तफ़ाख़ुर से कहते हैं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जिसमें विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन सी, वी कैन वॉच, वी कैन टॉक टू पीपल लिविंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स माइल अवे। तो हम उस दुनिया में रहते हैं, और हम अपने कदम चाँद पे तो रख ही चुके हैं, मार्स पे भी रखने वाले हैं। ये जो अज़ीमुश्शान एक दौर साइंस का इस वक्त है जो गुज़र रहा है, इसके मेमारों में इस तरह के बुज़ुर्गों का रोल बहुत बुनियादी रहा है। अगर इन हज़रात ने ये सब काम न किए होते तो आज इल्म इस मुकाम पर नहीं होता। आप जानते हैं कि इनका इर्तिक़ा बतदरीज होता है, और उसमें हर गिरोह, हर वक्त, हर कौम स्टेप बाय स्टेप और कदम ब कदम आगे बढ़ती है, और उस आगे बढ़ते बढ़ते
आज साइंस इस मुकाम पर पहुंची है। अल्लाह हमारा और आपका हामी व नासिर हो। और जिन बुज़ुर्गों का मैंने आज तज़किरा किया है, अल्लाह अपने यहाँ इनके दर्जात को बुलंद फरमाए।